तो अभी कैप्सूल हम चालू करने वाले हैं। सो दिस इज़ अ न्यू चैप्टर कैप्सूल्स। इसके अंदर अपने को पढ़ने का है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। ठीक है, तो ऊपर से अपन देखते हैं बेस्ट व्हाट इज हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। सो इट इज़ बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ जेलेटिन एंड प्रोडक्शन एचजीसी सेल्स। एक सेकेंड। एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, एक सेकेंड। देन एक सेकेंड, अपने को चालू करना है एक्चुअली में पता है किधर से। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर। So hard gelatin capsules are those मतलब capsules basically which are consisting of two pieces in the form of cylinders closed at one end. Okay, तो shorter piece is basically called as a cap as you can see here. जो shorter piece होगा उसको cap बोलेंगे, जो longer piece होगा उसको हम बोलेंगे body. Hard gelatin capsules are also known as dry filled capsules और two piece capsules. तो basically मतलब क्या होता है इसका, hard gelatin capsules का मतलब होता है two piece capsules और dry filled capsules. Okay, इसके अंदर आप लिक्विड मटेरियल कभी डाल नहीं सकते। यू कैन नेवर पुट द लिक्विड मटेरियल बेसिकली इनसाइड, which is very very important. So hard gelatin capsules are also known as dry filled capsules और two filled capsules. ठीक है, देन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का मतलब क्या होता है, दिस आर वन पीस। ठीक है ना, सॉफ्ट जेलेटिन एंड दीज आर सील्ड। ठीक है ना, तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में सिर्फ इतना होता है कि बेसिकली दे आर सील्ड, दे आर प्रॉपर्ली सील्ड है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स बेसिकली इसको बोलते हैं। उसके अंदर अपन बेसिकली लिक्विड, सस्पेंशन, सेमी सॉलिड कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, दे आर मेनली कंपोज ऑफ जेलेटिन, प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर इसके लिए बिकॉज दे आर वेरी वेरी कम, दे आर वेरी प्लाइबल। अगर आप इसको कंपेयर करोगे विद हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, बेसिकली दे आर नॉट प्लाइबल, but this is highly pliable. Okay, and very very important, preservatives, coloring and opacifying agents, flavoring agents and sugars, everything is added basically. So that is there. Then composition of the salt gelatin capsule is similar to that of hard gelatin capsules, except that it has different moisture proportion. Usually plasticizers will be added to maintain capsules elasticity and stability. Okay, including glycerol, sorbitol, ये सब हम लोग को plasticizers की बहुत ज़रूरत पड़ती है basically. So we need plasticizer very much. एक सेकेंड, हाँ, सो वी नीड प्लास्टाइजर्स वेरी मच बेसिकली। इसके अंदर प्लास्टाइजर्स की कंटेंट, इसके अंदर मॉइस्चर प्रोपोर्शन की कंटेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है। करेक्ट है। देन वी गो ऑन टू HPMC कैप्सूल्स। अब HPMC कैप्सूल्स किससे बनते हैं? HPMC का अपने को पहले से पता है क्या है, फुल फॉर्म हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज। So it's a cellulose which is obtained by hydrolysis of the plants and it is made by esterification, not etherification, esterification. Okay, ठीक है, ज़्यादा करके ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करना है इसको। देन वी हैव टू सी पुलियोनाइन कैप्सूल्स। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू सी टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स। अब ऐसे कैप्सूल्स रहते हैं बेसिकली जो जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल्स रहते हैं, और दूसरे कैप्सूल्स रहते हैं जो होते हैं वेजिटेरियन कैप्सूल्स। तो जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल्स के अंदर आपका HGC आ जाएगा और उसके अंदर SGC आ जाएगा, बट वेजिटेरियन कैप्सूल्स के अंदर आपके HPMC बेस्ड कैप्सूल आ जाएंगे और पुलियोनाइन कैप्सूल बेस्ड कैप्सूल आ जाएंगे, जिसमें से अपन ने 3 कवर कर चुके हैं अभी हम लोग। हम आएंगे पुलियोनाइन कैप्सूल्स के ऊपर। पुलियोनाइन इज़ अ वाटर सॉल्युबल म्यूकोपॉलीसैकेराइड और मैच्योर फूड एडिटिव। सो बेसिकली क्या है ना कि ये वाटर सॉल्युबल म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, जबकि ये जो हाइड्रोक्सी मेथाइल सेलुलोज था, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, जो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ सेलुलोज व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्लांट मटेरियल। करेक्ट है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ये इस डेरिवेशन से बनता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट जब हम पुलियोनाइन की बात करते हैं, पुलियोनाइन इज बेसिकली समथिंग एल्स, इट इज़ वाटर सोल्यूबल म्यूकोपॉलीसैकेराइड। व्हाट इज इट? इट्स अ वाटर सोल्यूबल म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ओके, अच्छा चलो ठीक है, मैंने बात मान ली कि आपका ये वाटर सोल्यूबल म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। नाउ इट हैज़ बिकम द आइडियल रॉ मटेरियल फॉर कैप्सूल प्रोडक्शन, रिप्लेसिंग एनिमल जेलेटिन। बिकॉज जेलेटिन का क्या है ना कि वी आर ऑब्टेनिंग इट फ्रॉम योर एनिमल वेस्टेज ना, ये वेजिटेरियन है बेसिकली। ठीक है, इट्स एक्चुअली फॉर्मेटेड बाय टपाइका एंड कैन बी पुलियोनाइन वेजिटेरियन सर्टिफाइड, बराबर है। एन एडिशन विद एक्सट्रीमली लो मॉइस्चर कंटेंट, उसके अंदर वेरी गुड टफनेस भी है, लो मॉइस्चर कंटेंट है। जबकि जब हम बात करते हैं SGC की, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की, तब उसके अंदर अपने को मॉइस्चर कंटेंट जो होता है बहुत काफ़ी ज़्यादा दिखता है। दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैव टू अंडरस्टैंड। हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय जेलेटिन? अगर हम लोग हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की बात करें, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की बात करें, जेलेटिन की बात ही नहीं की तो फिर फ़ायदा क्या फिर? Gelatin is still the major component used for capsules. Okay, it's a heterogeneous product derived by hydrating extraction of animals collagen. तो हम लोग एनिमल के कोलाजन में से
हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं अभी, और उसको पूरी तरह से रट्टा मारेंगे हम। करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ समझ ऐसी कुछ चीज़ है नहीं वैसे। तो जेलेटिन इज हेट्रोजेनस प्रोडक्ट डिराइव बाय हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एनिमल्स कोलेजन। तो एनिमल का जो कोलेजन रहता है उसमें से अपन हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन करते हैं, तब हमको जेलेटिन मिलता है। उसमें ऑफ जेलेटिन इंक्लूडिंग एनिमल बोन्स, हाइड पोर्शन एंड फ्रोजन पोक स्किन। तो फ्रोजन पॉक स्किन भी हो सकता है, एनिमल बोन्स भी हो सकते हैं, हाइड पोर्शन भी हो सकते हैं, एनीथिंग कैन कम एज अ सोर्स ऑफ जेलेटिन। आपने बोला एनिमल का कोलेजन, तो हम लोग को ये सब जगह से मिल सकते हैं कोलेजन, तो बराबर है। और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जेलेटिन की ये है कि टॉक्सिक नहीं है बहुत, और ये सोल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन आर मोबाइल एट 50 डिग्री सेल्सियस। सो प्रॉब्लम क्या है ना, इसका फिल्म फॉर्मिंग प्रॉपर्टी जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। देन इट इज़ बेसिकली मोबाइल एट 50 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि हाँ 50 डिग्री सेल्सियस पे मतलब इट इज़ नॉट दैट हार्ड इनफ, ठीक है। अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे तो अच्छा का सही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको प्रॉब्लम नहीं है कि डिसइंटीग्रेट नहीं होगा अंदर जाके। ये तो बंदा ऐसे सोचता रहेगा कि भाई अंदर डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रहा है मेरा कैप्सूल, नहीं हो जाएगा। ओके नाउ अभी हम बात करेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, आई थिंक, ठीक है। तो हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन आप थोड़ा सा याद रखो। जो आपका हार्ड जेलेटिन है ना, वो आपका बोन जेलेटिन से आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको टफनेस थोड़ी सी मिल रही है, फर्म फिल्म मिल रहा है बेसिकली। हार्ड एंड ब्रिटल फिल्म जो है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं वो मिल रही है। बट जो सॉफ्ट जेलेटिन होता है ना, वो पोर्क स्किन जेलेटिन से मिलता है बेसिकली। पोर्क स्किन जेलेटिन होता है वो, इट इज़ नॉट बोन जेलेटिन। तो वो एक इम्पॉर्टेंस है वहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि वो प्लास्टिसिटी एंड क्लैरिटी देता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट गिव्स प्लास्टिसिटी एंड क्लैरिटी टू मोर स्पेसिफिक। पोर्क स्किन की वजह से प्लास्टिसिटी एंड क्लैरिटी मिलती है। ओके देन ये आई थिंक टाइप या टाइप भी मत देखना। देन हम जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पे। तो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का। अब हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का नहीं है, सिर्फ जेलेटिन का है। रिमेंबर, हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ नॉर्मल जेलेटिन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस इज जस्ट लिसन प्रॉपरली। तो 3 सोर्सेज हैं, एक काफ स्किन है, एक पोर्क स्किन है और एक ड्राई बोन है, ठीक है ना। तो ये सबके लिए अलग अलग प्रोसेस होंगे, थोड़े से कॉमन थिंग्स हैं इसके अंदर, थोड़े थोड़े कॉमन प्रोसेसेस हैं। वी लुक एट दोज इन डिटेल, बट अभी के लिए देख लेते हैं 3 डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। ड्राई बोन में कैसे होता है कि ड्राई बोन में पहले आपको बोन मील बनाना पड़ता है। तो ड्राई बोन का बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पहले आप तो बोन का कचुम्बर करके रख दोगे। बोन मील का मतलब ये होता है कि आपने बोन का कचुम्बर करके रख दिया है, ओके। उसके ऊपर फिर आपने डाला है 5% HCl 10 to 15 डेज़ के लिए। तो बेसिकली आपने 5% HCl डाल के रखा हुआ है 10-15 डेज़ के लिए, उसको भिगा के रखा हुआ है, ताकि पूरा कचुम्बर के ऊपर आपने 10% HCl डाल कर रखा है 10 to 15 डेज़ के लिए। Then what you're going to do is you're going to put dicalcium phosphate and you're also going to add lime, 10% lime for 4 to 8 weeks। अब आपने लाइम डाला है तो उस लाइम को निकालना पड़ेगा अपने को, लाइम रिमूव कर दो। और सिंस लाइम निकल गया है अब, तो ऑफकोर्स HCl अलग एक कंपोनेंट जो है वो चिपक, मतलब आप खुद सोच सकते हो कि HCl को हमने न्यूट्रलाइज़ करा था लाइम के थ्रू से, नहीं HCl को हमने न्यूट्रलाइज़ नहीं किया लाइम के थ्रू से, सॉरी मैं गलत जा रहा हूँ। पर आफ्टर लाइम रिमूवल इतना याद रखना है आपको कि आपको pH एडजस्टमेंट करनी है। फिर डायरेक्टली आप नीचे जाओगे, देन यू हैव टू डू हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन। मतलब pH एडजस्टमेंट के बाद में आपको क्या करना है, हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन करना है। मतलब बोनी मटेरियल जो है उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करवाना है अभी चीज़ों को। देन यू हैव टू फ़िल्टर, ठीक है। वैक्यूम कॉन्सनट्रेशन करोगे, फिल्टरेट जो आपको मिलेगा बेसिकली, उसको आप वैक्यूम कॉन्सनट्रेशन करोगे, फिर उसको कूल करोगे टू सॉलिडिफाई, एयर ड्राई एंड देन मिल टू साइज़। मिल टू साइज़ का मतलब होता है कि जेलेटिन जब बनता है ना, जेलेटिन के बहुत सारे शीट्स बनते हैं, तो उन शीट्स को बेसिक आपको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके मिल साइज़, तब जाके अपने को मिलेगा ना प्रॉपर सब चीज़ें, बराबर। तो ड्राई बोन का आपको याद रखना है, ड्राई बोन इज़ वेरी वेरी हार्ड स्टफ़, ओके। यू हैव टू रिमेंबर दैट ड्राई बोन इज़ अ रियली रियली हार्ड स्टफ़। तो उसको हम लोग को डबल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। एक आपको HCl ट्रीटमेंट देनी पड़ती है 5% HCl की 5 से 10 डेज़ 10 to 15 डेज़ के लिए। और एक आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ रही है डाइकैल्शियम फॉस्फेट और लाइम की। लाइम इज़ अराउंड 10% लाइम 4 to 6 वीक्स की देनी पड़ रही है। फिर लाइम रिमूवल करते हैं, फिर हम pH एडजस्टमेंट करते हैं, फिर हम हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन और फिल्टर, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये कॉमन है फॉर काफ स्किन, पोस्ट स्किन ऑल्सो। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये ऊपर वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो
कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला जो है ये डिफरेंट है, बाकी नीचे का जो लाइन मैं बता रहा हूँ ये सब में कॉमन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस हिसाब से अपन ने ड्राई बोन की बात तो कर ली, अब काफ स्किन एंड पोस्ट स्किन की बात करते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन काफ स्किन एंड पोस्ट स्किन। काफ स्किन में और पोस्ट स्किन में पहले सबसे पहले बात ये कर लो कि वॉश कर लो उसको, करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको बोन मील वगैरह बनाना नहीं है, कचूमर बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्किन फॉर्म में है, इट इज़ प्लाइबल, ठीक है, अपन इसको हैंडल कर सकते हैं, ऐसे स्टेज में है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर काफ स्किन के बारे में, अभी तो ड्राई बोन तो कर रही थी, तो काफ स्किन को अपन वॉश करेंगे तो उसको अपने को बोन मील कुचुम्बर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली वी कैन डायरेक्टली वॉश इट एंड देन डू स्टफ। लाइम 10% 6 to 12 वीक्स के आप अप्लाई करो इसको। आप समझ सकते हैं ड्राई बोन थोड़ा स्टर्डी है तो उसको HCl की ज़रूरत पड़ती है, उसको लाइम की ज़रूरत पड़ती है, उसको डाइकल्शियम फॉस्फेट की ज़रूरत पड़ती है, बट स्किन है यार, स्किन स्टडी नहीं होता है, उसको खाली एक ही एसिड दो या फिर लाइम दो, ठीक है। सो काफ स्किन कैन बी लाइम 10% 6 to 12 वीक्स के लिए वाटर वॉश करो 10 से 30 घंटा और ख़त्म, बराबर। मतलब एसिड वाटर वॉश का मतलब ये होगा कि बेसिकली रिमूवल ऑफ लाइम, दैट्स इट, ठीक है ना, अपन वहाँ पर वही लिखेंगे लाइम रिमूवल, दैट्स इट। और पोक स्किन में भी क्या करना है, वॉश एसिड 1 to 5% HCl 30 से 10 से 30 घंटा एंड एसिड रिमूवल, दैट्स इट। ये जो घंटे परसेंटेज ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी, बट हो जाएगा। सो ड्राई बोन का आपको याद करवाता हूँ मैं, उसमें अपन ने HCl की क्या मात्रा डाली थी, 5% HCl 10 से 15 दिन के लिए। और बाद में जब अपन ने लाइम डाला था, डाइकल्शियम फॉस्फेट डाला था, लाइम कितना डाला था अपन, लाइम डाला था 10% लाइम अबाउट 4 to 8 वीक्स के लिए। अच्छा, जब हम लोग काफ की बात करते हैं हम लोग सिर्फ वॉश कर देते हैं इसको। अच्छा हाँ, सॉरी मैं भूल गया, लाइम डालने के बाद अपन क्या करते हैं, लाइम रिमूवल करते हैं, पेज एडजस्टमेंट करते हैं, फिर अपन उसको हॉट में एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिल्टर, कॉन्सेंट्रेशन, कूल टू सॉलिडिफाई, मिल टू साइज। काफ स्किन में क्या करते हैं और पोक स्किन में क्या करते हैं, काफ स्किन में अपन लाइम लगाते हैं और पोक स्किन में अपन लगाते हैं, पोर स्किन के अंदर अपन लगाते हैं HCl, ओके। सो पहले बात तो आपको वॉशिंग देनी पड़ती है, इसमें बोन मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर कचूमर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिकली बिकॉज ये ऑलरेडी प्लाइबल है, बोन थोड़ा सा स्टडी होता है इसलिए प्लाइबल नहीं होता, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। अच्छा, नाउ यू हैव टू गो ऑन टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेलेटिन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेलेटिन इज ब्लूम स्ट्रेंथ। तो ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिकली द ब्लूम और जेल स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन इज द मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर वेट ऑफ द जेलेटिन। मतलब क्या कि बेसिकली जितना आपका मॉलिकुलर वेट होगा जेलेटिन का, उसमें समझ जाना कि आपके जेलेटिन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंडिविजुअल जेलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा बाइंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा कोहेसिवनेस है बेसिकली। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द property that will basically decide that how much is your bloom or gel strength of gelatin, ठीक है। So bloom or gel strength of gelatin basically is nothing but the strength or the cohesive nature between the gelatin molecules, individual gelatin molecules, and is proportional to the molecular weight of the gelatin. Bloom is determined by measuring the weight in grams required to move a plastic plunger of 0.5 inches in diameter, ठीक है, into a 6 raised to the power of 2/3% gelatin gel that has been held at 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 17 आवर्स। सो gelatin gel एक बेसिकली है और उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। अभी 10 डिग्री सेल्सियस पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उस पीरियड पे वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, थोड़ा सा स्टर्डी जैसे हम बोल सकते हैं रहता है। तो फॉर 17 आवर्स के लिए अपने को एक्सपेंड करना है, 10 डिग्री सेल्सियस पे करना है। और उसके बाद अपने को ये रखनी है कि आपको जो प्लास्टिक प्लंजर रहेगा उसको आपको डुबा के रखना है इसके अंदर। तो जितना आपको वेट लगेगा प्लास्टिक प्लंजर को उसमें से निकालने के लिए, उस जेल में से निकालने के लिए, उस वेट को हम नोट डाउन करेंगे और वो वेट जो होगा बेसिकली इंपॉर्टेंट होगा हमारे काम के लिए। सो ब्लूम में वेरी विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल कस्टम मैन्युफैक्चर बट रेंजेस फ्रॉम 150 to 250 ग्राम्स। तो 150 to 250 ग्राम्स जो है बेसिकली आपका ब्लूम स्ट्रेंथ इतना तो आता ही है। So it is written in general with all the other factors being equal, the higher the bloom strength of gelatin used, the more physically stable is the resulting capsule shell. क्यों? बिकॉज क्रॉस लिंकिंग अच्छी होगी, मोलिकुलर वेट ज़्यादा अच्छा होगा, करेक्ट है, तो हमने देखा अभी। देन वी गो ऑन टू स्टडी द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी ईजी है। विस्कोसिटी आप कैसे करोगे, ब्लूम स्ट्रेंथ का आपने कहा, आपको मैंने कहा मतलब प्लंजर है आपका, प्लास्टिक प्लंजर है आपका, जेलेटिन जेल के अंदर आपका प्लास्टिक प्लंजर डुबाया हुआ होगा और उस प्लास्टिक प्लंजर को अपने को बाहर निकाल के, मतलब बाहर निकालना है विद द हेल्प ऑफ वेट्स। तो उस वेट जो आपने वेट अप्लाई किया है प्लास्टिक प्लंजर के, जो आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है उसको निकालने के लिए बाहर,
तो आपको वेट आपको लिख के रखना पड़ेगा। बट विस्कोसिटी कैसे मेजर करोगे? विस्कोसिटी का मेजर करने का ढंग ही कुछ अलग है। विस्कोसिटी जेलेटिन डिटरमाइंड ऑन अ 6% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेलेटिन इन वाटर। देखो ये भी 6% कॉन्सेंट्रेशन जेलेटिन है। जो ऊपर वाला हमने टेस्ट किया था वो 6% कॉन्सेंट्रेशन जेलेटिन के साथ ही किया था, बराबर है। उसका थोड़ा डिफरेंट था, 6 टू 2 जो है बेसिकली। और यहाँ पर जेलेटिन बेसिकली रखना है अपने को 60 डिग्रीज पे विस्कोसिटी चेक करने के लिए। और वहाँ पर अपने को रखना था 10 डिग्री सेल्सियस पे 17 आवर्स के लिए। तो मॉलिक्यूलर चेन अपने को बताएगा मॉलिक्यूलर चेन कितनी है, विस्कोसिटी कितना होना चाहिए, 25 से 45 मिली पॉइस। सेंटीपॉइस नहीं बेटा, मिली पॉइस। देन मेल्टिंग पॉइंट है, कलर एंड ऑर्डर है, कंडक्टिविटी है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लोअर मेल्टिंग पॉइंट जेलेटिन डिजोल्व फास्टर इन द माउथ। ऑफ कोर्स इट शुड हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज अगर लोअर मेल्टिंग पॉइंट नहीं हुआ तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। माउथ में गलेगा नहीं, माउथ में एज इन गलेगा नहीं इन द सेंस पेट में जाके देन इट वोंट डिसइंटीग्रेट टू बी मोर स्पेसिफिक, सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, therefore releasing the flavors more quickly for an instant taste sensation. Lower bloom grades tend to have lower melting points. Then color and odor भी अपने पास प्रेजेंट है। Clarity is measured using turbidity meter. Okay. Gelatin has to be clear as possible. Gelatin का odor भी नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो clarity is a very very big important thing that we have to see. And conductivity अपने को देखनी पड़ती है। Conductivity is basically photographic applications and no conductivity। हाँ तो मतलब DNS grades have an advantage because of the lower conductivity. ओके सो मतलब कंडक्टिविटी का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास DNS ग्रेड्स होने चाहिए जिलेटिन के। दे शुड नॉट कंडक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी टू बी मोर स्पेसिफिक। तो कैसे आप याद रखोगे? कौन से अपने याद रखने हैं? पहले तो ब्लूम स्ट्रेंथ, देन विस्कोसिटी, देन मेल्टिंग पॉइंट, देन कलर एंड ऑर्डर, एंड द लास्ट इज कंडक्टिविटी। 5 टेस्ट अगेन: ब्लूम स्ट्रेंथ, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, कलर एंड ऑर्डर, एंड कंडक्टिविटी। ओके, और सॉरी पीएच एंड आयन कंटेंट भी है। सो पीएच में अपन बोलेंगे पीएच मीटर इज यूज बेसिकली एंड इट शुड बी अराउंड 4.5। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। पीएच क्या रहना चाहिए उसका रेंज? 4.5। कलर का हमने देखा था, कलर इज़ वेरी वेरी क्लियर। ऑर्डर का देखा, ऑर्डर शुड नॉट बी देयर। विस्कोसिटी में कितना परसेंट यूज़ किया था? मैंने 6% यूज़ किया था फॉर द टेस्ट। एंड ब्लू सेट में अपन ने कितना यूज़ किया था? 6% यूज़ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयन कंटेंट क्यों आ जाता है? आयन कंटेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन द रॉ जेलेटिन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली डिपेंड्स ऑन द and content of the water used in its manufacture. As you must have seen, जब हम जेलेटिन को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, जब हम जेलेटिन को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे या फिर उसको प्रोसेस कर रहे थे, तो हमने देखा था कि हम लोग को बहुत बार उसको वॉशिंग दे रहे थे, लाइम रिमूव करने के लिए, इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए बहुत बार हम वॉशिंग कर रहे थे। तो जो वाटर हम लेते हैं बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रेड जो वाटर लेते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा आयन रहता है, तो उस जेलेटिन के अंदर भी आयन घुस जाता है। सो बेसिकली क्या होता है ना कि इट शुड नॉट कंटेन मोर देन 15 ppm ऑफ दिस एलिमेंट अकॉर्डिंग टू फूड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक टैक्स। तो अपन ने कौन से भी पढ़े टेस्ट? एक पढ़ा ब्लूम स्ट्रेंथ, मतलब कि ये हाँ जिलेटिन की बेसिकली देखने वाली चीज़ें होती हैं, ब्लूम स्ट्रेंथ, फिर विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, कलर एंड ऑर्डर, कंडक्टिविटी, पीएच, आयन कंटेंट। ठीक है, दीज आर द टेस्ट। ओके, देन ये एक लास्ट कवर कर लेते हैं अपन। ऐसे आप देख सकते हो जैसे कि प्लास्टिसाइज़र जो है बेसिकली हम यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिसाइज़र का कैसे रहता है ना कि एचजीसी के अंदर और एचजीसी के अंदर कितना कंटेंट है प्लास्टिसाइज़र का वो देख लेते हैं जल्दी से। तो प्लास्टिसाइज़र का कंटेंट देखो एचजीसी में कितना है, 5% वेट बाय वेट ऑफ प्लास्टिसाइज़र। हाँ, और एचजीसी का देखो कितना है, 20 से 40%। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्टली यूज स्पेशल। दूसरा अपन बाद में कवर करेंगे, ठीक है। अभी किधर स्टॉप कर देते हैं।